हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। जैसे अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक जो भारतीय मानसून के रूप में है। कल मैंने आपको भारतीय मानसून के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की। सबसे पहले भाई मानसून क्या होता है। मानसून शब्द मौसम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मौसम और मानसून में क्या अंतर है, और जलवायु से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। और शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मानसून एक तरह से मौसम का छोटा रूप है जो कि स्थानीय रूप में परिवर्तनशील है। स्थानीय रूप में यानी कि थोड़ी सी जगह थोड़ी सी आगे पहुंचते ही एक तरह से अलग रूप में उसका मौसम चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ बादल छाए हुए हैं, दूसरी तरफ धूप निकल रही है, यहाँ बरसात हो रही है, दूसरी जगह नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है ये एक तरह से मौसमी दशाओं का बदलता हुआ स्वरूप है जिसको मौसम के रूप में जाना जाता है। और इस मौसम का जो छोटा रूप है उसको मानसून के रूप में जाना जाता है। और ये एक तरह से पवनों के आधार पर चलता है, जिससे जभी तो इनको मानसूनी पवने कहा जाता है। मानसूनी पवने के आधार पर इसको कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप है उसको जलवायु के रूप में जाना जाता है। मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप, और ये दशाएं कौन कौन सी होती है? तापमान, वर्षा वितरण, आर्द्रता और वायुदाब। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुदाब। ठीक है, तो ये एक तरह से मौसमी दशाएं हैं। इन मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप जलवायु कहलाता है। अस्थायी जो रूप है वह मौसम कहलाता है, और मौसम का छोटा रूप मानसून कहलाता है। बस इस प्रकार के ध्यान रखना है, और उसी के आधार पर पवनें चलती है, जो कि पवनों के आधार पर ही संपूर्ण वर्षा वितरण निश्चित होता है। ठीक, तो ये एक तरह से भारतीय मानसून के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। और भारतीय मानसून को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है। एक और चीज समझ रहे थे अपन कि मानसून और तापमान में क्या संबंध है। मानसून और तापमान में क्या संबंध है। दूसरी बात है, अपन लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, अब मानसून आने वाला है या वर्षा होने वाली है। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इसलिए तापमान का और मानसून का संबंध किस प्रकार का है इस बात को समझेंगे। और दूसरा कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वृक्ष ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। इसका क्या संबंध है ये भी आज समझेंगे। और फिर अपन भारतीय मानसून के बारे में आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपन तापमान और मानसून। दूसरा वर्षा और वृक्ष। ठीक है, तापमान और मानसून में संबंध एक तरह से
बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाता है। तापमान वृद्धि के साथ साथ में वायुदाब कम होता है। वायुदाब क्या है, ये समस्या आ जाती है। वायुदाब यानी कि उसके शब्द में ही इसका अर्थ जुड़ा हुआ है, वायु के द्वारा लगने वाला दाब। वायु के द्वारा लगने वाला दाब वायुदाब कहलाता है। अब वायुदाब मिलीबार में मापा जाता है, कितने मिलीबार है उसके आधार पर, ठीक है। अब देखो वायुदाब यानी कि वायु में भार कब बढ़ता है, जब उसमें नमी रहती है। अब नमी नहीं रहती है तो शुष्क हो जाती है, वायु शुष्क हो जाती है। शुष्क हो जाती है तो उसमें कोई भार नहीं होता है, भार नहीं होता है तो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो वायु ऊपर की ओर उड़ जाती है। कोई भी चीज हल्की होती है तो ऊपर की ओर उठती है, भारी होती है तो नीचे की ओर बैठती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो वायु दाब यहीं से समझने में आता है कि वातावरण में अगर नमी होगी तो उस नमी वह नमी एक तरह से वायु में वायु ग्रहण कर लेती है। उस नमी के आधार पर उसमें वायु भार बढ़ता है और वायुदाब बढ़ता है और तापमान में गिरावट आ जाती है। तो तापमान और वायुदाब में इस प्रकार का संबंध है। वायुदाब के आधार पर ही पवनों की दिशा और गति में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो समझ लिया कि तापमान और वायुदाब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है, तापमान वृद्धि होती है तो वायुदाब में कमी आती है, और तापमान में कमी होती है तो वायुदाब बढ़ता है। देखो ना, तापमान की कमी यहाँ लिख देता हूं, तापमान में वृद्धि तो वायुदाब की कमी, और तापमान में कमी होने पर वायुदाब में वृद्धि होती है। यानी कि वायुदाब हमेशा तापमान के विपरीत अवस्था में चलता है। तापमान जैसे ही बढ़ता है वायुदाब में कमी हो जाती है, यानी कि वायु में भार नहीं होता है और वह हल्की होकर वायुदाब कम हो जाता है और ऊपर की ओर उड़ती है। जैसे ही तापमान में कमी आती है तो उसमें वायु भार बढ़ जाता है और नीचे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार का संबंध है। अब वायुदाब के अनुसार ही पवनें चलती है। किस प्रकार से, अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर पवनें चलती है। ये स्थायी नियम है। पवनों की दिशा व गति। अब देखो, पवनों के बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सब मानसून पवनों का ही खेल है। पवनों के आधार पर ही एक तरह से ये मानसूनी पवनें चलती है और इनके साथ ही बादल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं और उसी के आधार पर ही वर्षा होती है, ठीक है। तो पवनों के बारे में अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मानसून के बारे में कैसा अध्ययन होगा, ठीक है। तो देखो, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तापमान और मानसून का संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो उसके लिए पवनों की दिशा और गति वायुदाब के ऊपर निर्भर करती है।
पवनों की दिशा और गति किसके ऊपर निर्भर करती है? वायु दाब के ऊपर। वायु दाब, वायु दाब के बारे में अभी बताया मैंने कि वायु दाब एक तरह से वायु के द्वारा लगने वाला दाब है जो उसकी वातावरण की नमी के ऊपर निर्भर करता है। अगर नमी होगी तो वायु भार बढ़ता है, नमी नहीं होगी तो वायु दाब घटता है। और वह एक तरह से तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तापमान बढ़ेगा तो वायु भार कम हो जाएगा और तापमान कम होगा तो वायु भार बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वायु दाब तापमान के ऊपर निर्भर करता है और वायु दाब के आधार पर ही पवनों की दिशा और गति निर्भर करती है। अधिक किस प्रकार से निर्भर करती है? अधिक वायु दाब से न्यून यानी कम, न्यून वायु दाब की ओर, न्यून वायु दाब की ओर पवनें चलती है हमेशा। यानी अधिक वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर पवनें चलती है। ठीक है, न्यून वायु दाब से अधिक वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर पवनें, यानी कि अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवनें हमेशा चलती है। ये स्थायी नियम है। और वायु दाब एक तरह से तापमान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और तापमान में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ये संसार का नियम है। ठीक, तो इस तरीके से पवनों की दिशा और गति में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है और उसी के आधार पर वर्षा वितरण और पवनों की दिशा और गति इस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो अधिक वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर पवनें चलती है। जैसे उदाहरण के रूप में पवनों की दिशा और गति वायु दाब के ऊपर निर्भर करती है। तो उदाहरण के रूप में देखता हूं, जैसे ए स्टेशन और ये बी स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर अधिक वायु दाब है, अधिक वायु दाब है। कितना है? यानी कि यहाँ का एयर प्रेशर है 125 किलोमीटर प्रति घंटा एयर प्रेशर, और यहाँ पर है एक तरह से किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि ए स्टेशन पर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रूप में है दाब और बी पर इतना है। तो अधिक वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर पवनें चलेगी। इधर से चलने वाली पवनें ए से बी की ओर चलेगी और तीव्र गति से चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस अधिक है। अगर मान लो चलने वाली कितनी चलेगी? ये चलेगी 115 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि तूफान के रूप में चलने वाली पवनें इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर मान लो यहाँ पर बी स्टेशन पर वायु दाब की स्थिति 120 है, वायु दाब की स्थिति 120 है या 125 है, तो चलने वाली पवनें बिल्कुल धीमी गति से चलेगी और 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से पवनों की दिशा और गति, कभी कभी ऐसा भी होता है, महसूस किया होगा आपने कि थोड़ी देर के लिए वायुदाब दोनों स्टेशनों का बराबर हो जाता है। तो वायुदाब बराबर होने पर कुछ समय के लिए पवनें स्थिर हो जाती है। जब भी तो अपने बोलते हैं कि हवा नहीं चल रही है, और फिर जैसे ही तापमान में और वायुदाब में परिवर्तन होता है, पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, चलने लग जाती है। ठीक, तो इस तरीके से वायुदाब के आधार पर पवनों की दिशा और गति में परिवर्तन हो जाता है। आया समझ में? तो ये तो था अपना तापमान में और वायुदाब में, तापमान में और मानसून में जो संबंध है वह इस प्रकार से है। और दूसरी विशेषता अपन पढ़ रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि वर्षा वितरण और जो वृक्षारोपण है, जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, उनका क्या संबंध है। अब देखिए, जहाँ पर पेड़ पौधे वनीय क्षेत्र अधिक है, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। होने का क्या कारण है? क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और उसके अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी भारी गैसों की मात्रा कम हो जाती है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, और स्वच्छ वातावरण में नमी युक्त वातावरण विकसित होता है और वायुदाब भी एक तरह से अधिक हो जाता है। ठीक, अब देखो, प्राकृतिक वातावरण में इस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहे, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपातिक मात्रा कम हो जाए और स्वच्छ वातावरण रहे, तो वायुदाब के प्रभाव से चलने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वह ऑक्सीजन के और स्वच्छ वातावरण से आकर्षित होकर के और उस क्षेत्र में आकर्षित होकर के चलने लगती है और वायुदाब से प्रभावित होकर के उस क्षेत्र के स्वच्छ वातावरण से आकर्षित होकर अधिक से अधिक वर्षा कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्षा वितरण का और वृक्षारोपण का सबसे अधिक संबंध है। धरातल पर अपने भारत में जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक वनीय क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होने का यही कारण है कि प्राकृतिक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपातिक मात्रा, भारी गैसों की अनुपातिक मात्रा ऑक्सीजन से की मात्रा से कम होती है। प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ हो जाता है, एक तरह से नमी युक्त वातावरण हो जाता है और उससे आकर्षित होकर चलने वाली मानसूनी पवनें उधर की ओर आकर्षित होती है और अधिक से अधिक वर्षा कर देती है। ठीक, तो इस प्रकार से वर्षा वितरण का और वनों का इस प्रकार का संबंध है। तो आज अपन ने तापमान और मानसून के संबंधों को पढ़ा और वृक्षा, वर्षा और वनों के संबंधों को पढ़ा। इसी के आधार पर अपन अपने भारतीय मानसून को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन कल पढ़ रहे थे, देखो अपने दोस्तों को इससे जोड़ते रहिए, क्योंकि आने वाले कंपटीशनों में, प्रत्येक कंपटीशन में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन करके आते हैं और जो भी टॉपिक पढ़े उसको समझ करके पढ़े, ताकि क्वेश्चन एक तरह से रटे रटाए क्वेश्चन के रूप में कहीं पर भी नहीं मिलता है। टॉपिकों को एक तरह से दिमाग में बिठाना पड़ता है, डायग्राम से समझना पड़ता है और फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले उसको आसानी से ऑप्शन दे करके अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कल बताया था मैंने कि भूमध्य सागर के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले जो पछुआ पवनें हैं वह महासागरीय क्षेत्र में चलने के कारण ये एक तरह से गर्मी के दिनों में वायुदाब से प्रभावित होकर के
भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। और समझ लो कि गर्मी के दिनों में जैसे यहाँ का तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम हो जाता है और यहाँ की अपेक्षा इस जलीय भाग का वायुदाब अधिक रहता है। ठीक है, ये पवने भूमध्य रेखा के दक्षिण में हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती रहती है और गर्मी के दिनों में जैसे ही वायुदाब में परिवर्तन होता है ये पवने दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ते ही इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसलिए इन पवनों को भारत में, इन पवनों के द्वारा भारत में वर्षा होती है और इन पवनों को इसीलिए भारतीय मानसूनी पवनों को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज मैंने कल भी बता दी थी और आज भी बता रहा। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जैसे ही भारत के दक्षिणी भाग से टकराती है, ये दक्षिणी भाग तिकोना है और इस तिकोने भारत से टकराने के बाद में इसकी दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। दो शाखाओं में ये पवनें विभाजित हो जाती है। एक भाग जो पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है और दूसरा भाग इसके पूर्व के सहारे सहारे बंगाल की खाड़ी की ओर आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो एक तो है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, एक अरब सागरीय शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने हैं इसकी एक शाखा अरब सागर से प्रवेश करती है, इसलिए इसको अरब सागरीय शाखा के रूप में जाना जाता है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से आगे की ओर बढ़ती है भारत की तरफ, तो इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में पढ़ते हैं। अब कौन सी शाखा कब कौन से क्षेत्र में कितनी मात्रा में किस प्रकार से वर्षा करती है, ये एक तरह से वहां के तापमान, वायुदाब और धरातलीय संरचना के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए डायग्राम से पढ़ेंगे। आप इस चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इससे जोड़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इनसे जुड़ते रहें। ठीक है, और अधिक से अधिक एक तरह से शेयर किया करो ताकि सभी बच्चों तक अपनी ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, और एक एक चीज को अपन समझते हुए पढ़ेंगे। कोई भी चीज समझने में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो ताकि मैं उसको पढ़ता हूँ और आपका समाधान जरूर करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही और कल और मिलते हैं। सुबह 8 बजे रोजाना अपनी क्लास चलती है और आप लोग इससे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।